हेलो एवरीवन। आज है 7 जुलाई 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी। मुन्नार आदिवासी की जो आदिवासी की जो बस्तियां हैं उनकी कुछ चुनौतियों के बारे में देखेंगे। पृथ्वी निगरानी क्रांति निसार उसको हम देखेंगे। और बीपी की दवाओं का जो प्रभावी संयोजन किया गया, मतलब एक अध्ययन किया गया है कि जो रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए, मतलब कि बीपी कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयों का अध्ययन हुआ है, उनके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है उसको देखेंगे। फॉर 5 ट्राइबल सेटलमेंट्स इन मुन्नार एक्सेस टू प्रॉपर रोड रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम, मतलब कि इनके सामने रोड्स की काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं। मुन्नार की 5 आदिवासी बस्तियां इडुक्की ज़िले में हैं और उसके लिए उचित सड़क की पहुंच एक कमी है, जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इन समुदायों के आर्थिक सामाजिक विकास को बाधित करता है। हाल ही के समाचारों के आधार पर इस विशिष्ट विषय पर ताज़ा अपडेट तो सीमित है, लेकिन सामान्य रूप से भारत में अगर देखा जाए, आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। भारत में और कई जगह पर योजनाएं चलाई जा रही हैं सड़क को बेहतर बनाने के लिए, रोड कनेक्शन को, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केरल के जो मुन्नार जैसे पहाड़ी इलाके हैं, मुन्नार जो है केरल का एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भूगोलिक चुनौतियाँ देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ों में रोड्स वगैरह बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर्यावरण के कुछ नियम होते हैं, वन संरक्षण नीतियाँ होती हैं, सड़क निर्माण में बाधा डालती हैं। इन आदिवासी बस्तियों तक सड़क पहुँच ना होने से स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और बाजार तक पहुंच में कठिनाई होती है। स्थानीय समुदायों को अक्सर पैदल या खराब रास्तों पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो इनके लिए भी काफ़ी चुनौतियां, और सरकार के लिए भी कि ऐसे एरिया में रोड कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। विशिष्ट रूप से जो मुन्नार की 5 बस्तियों पर केंद्रित अभी तक मतलब कोई भी इतना ज़्यादा अपडेट नहीं मिल पाई है कि इनमें रोड्स बनेंगी या नहीं बनेंगी। ये संभव है कि स्थानीय स्तर पर कुछ प्रगति वहाँ पर की जा रही है, जैसे कि केरल सरकार या फिर जिला प्रशासन द्वारा छोटे पैमाने पर सड़क परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जो जनमन योजना है, उसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सड़क निर्माण भी शामिल है। इसके लिए सुझाव क्या हो सकते हैं? स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। इडुक्की जिला जो है प्रशासन या केरल के आदिवासी विभाग से इन बस्तियों के लिए एक प्रस्तावित सड़क परियोजना की जानकारी ली जा सकती है कि अभी वहां पर कौन कौन सी परियोजना चल रही हैं सड़क निर्माण को लेकर। एनजीओ और सामुदायिक प्रयास, कई गैर सरकारी संगठन मुन्नार में आदिवासी समुदायों के लिए काम कर रहे हैं। इनमें संपर्क कर सड़क पहुंच के लिए चल रहे प्रयासों की जानकारी मिल सकती है। मीडिया और आरटीआई के जरिए भी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए, स्थानीय समाचार पत्रों या आरटीआई के माध्यम से जो भी बस्तियों के लिए सड़क परियोजना की स्थिति है उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन अभी वहाँ पर मतलब कि इस ज़िले में ये जो अभी हमने बात की, मुन्नार ज़िले की जो 5 बस्तियाँ हैं, इनमें मतलब इनको काफ़ी परेशानी रहती है, दिक्कत रहती है। इनके लिए आप देख सकते हैं पहाड़ों वाले क्षेत्र में जो रोड बना पाना या कुछ भी और डेवलपमेंट के काम करना चुनौती भरे काम हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें फिर वनों को भी काटना होगा, और उसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे पर्यावरण के नियम भी होते हैं, जैसे कि अगर वनों को काटते हैं तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र जो लैंडस्लाइड्स होने का भी खतरा रहता है। इसी तरह से काफ़ी चुनौतियाँ उनके सरकार के लिए भी है कि उनके लिए इस प्रकार की योजना चला पाना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ जो बस्तियों के लोग हैं वहाँ पर, मतलब मुन्नार जनजाति जो रहती है, उनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे बड़े शहरों से, बड़ी सिटी से, रोड ना होने की वजह से। फिर उन्हें जंगलों के रास्ते ही सारा कुछ काम, आवाजाही, ट्रांसपोर्ट वगैरह करना पड़ता है। तो ये एक चुनौती भारत में देखी जा रही है ट्राइबल एरियाज़ में। तो इसके लिए सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जो कि जैसे अभी जो प्रधानमंत्री योजनाएं चल रही हैं उनके तहत जहां पर संभव हो जल्द से जल्द काम शुरू करवा के उन लोगों को बड़ी सिटीज़ या फिर उन लोगों के लिए विकास के अच्छे कार्य करें। इसके अलावा जो हमारी दूसरी न्यूज़ है, व्हाट मेक्स नासा इसरो निसार सैटेलाइट स्पेशल, मतलब कि जो निसार सैटेलाइट है
उसको क्या चीज़ स्पेशल बनाती है उसके बारे में हम इसकी स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। निसार आखिर है क्या? इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। नासा और इसरो का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है जो कि पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया कि पृथ्वी की सतह को हाई रेजोल्यूशन पर इसको मतलब ऑब्जर्व करेगा। ये विश्व का पहला दोहरी आवृत्ति सार उपग्रह है जो कि एल बैंड यानी कि नासा और एस बैंड यानी कि इसरो इन दोनों रडार का उपयोग करता है। ये दोनों का एक सहयोगी मिशन है। ये बादल, अंधेरे, घने जंगलों के बावजूद भी 5 से 10 मीटर रेजोल्यूशन में छवियां बनाता है। मतलब कि बादल होने के बावजूद, अंधेरा हो या घने जंगल हो, इसके बावजूद भी पृथ्वी की जो 5 से 10 मीटर की जो रेजोल्यूशन है उसमें बहुत अच्छी सी ये पिक्चर्स क्लिक कर सकता है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको कैसे खास बनाया जाता है, मतलब ये खास क्यों है निसार जो सैटेलाइट है। दोहरी आवृत्ति रडार है, डुअल फ्रीक्वेंसी सार। निसार का जो पहला उपग्रह जो एल बैंड यानी कि 24 सेंटीमीटर नासा द्वारा और एस बैंड है 9 सेंटीमीटर इसरो द्वारा, दोनों सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करता है। ये दोहरी तकनीक बादल, अंधेरे या घने जंगलों के बावजूद भी उच्च रिजोल्यूशन छवियां प्रदान करती है। पृथ्वी की निगरानी रखता है। निसार हर 12 दिन में पृथ्वी की पूरी सतह का 2 बार सर्वेक्षण करेगा। मतलब इसको ऐसे लॉन्च किया जाएगा कि 12 दिनों के बाद पृथ्वी की जो पूरी सतह सरफेस होगा उसका सर्वे किया जाएगा, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने और वनों की कटाई जैसे परिवर्तनों का मतलब कि उनको सूक्ष्म लेवल पर उनका अध्ययन किया जाएगा, अवलोकन होगा। ये प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी, जोखिम आकलन में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा उच्च लागत और उन्नत तकनीक, ये भी इसकी एक क्वालिटी है। 1.5 अरब डॉलर की लागत के साथ विश्व का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। इसमें 39 फुट का रिफ्लेक्टर एंटीना स्वीप्सर तकनीक का उपयोग किया जाएगा जो कि बड़े क्षेत्रों को उच्च रेजोल्यूशन में स्कैन करती है। मतलब कि पहले जो सैटेलाइट भेजे जाते थे उससे इतना ज़्यादा उच्च रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन, अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स है उसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये एक ऐसा उपग्रह, विश्व का ये सबसे महंगा उपग्रह है जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा और हाई रेजोल्यूशन के साथ पिक्चर्स वगैरह हमें जो भी जानकारी वो देगा। इसके बाद पारिस्थितिकी और जलवायु अध्ययन। ये उपग्रह जंगल, आर्द्रभूमि, फसल, बर्फों की सतह की निगरानी करेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, मृदा की जो नमी है या कृषि प्रबंधन में महत्वपूर्ण डेटा, ये सब कुछ प्राप्त होगा। इसके बाद नासा इसरो सहयोग। नासा ने एल बैंड रडार, जीपीएस डेटा सिस्टम प्रदान किए, जबकि इसरो ने एस बैंड रडार, उपग्रह बस और GSLV रॉकेट उपलब्ध करवाया। ये दोनों एजेंसियों का पहला संयुक्त मिशन रहेगा जिसे 30 जुलाई को भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मतलब ये जो निसार उपग्रह है ये भारत का पहला नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह। इसका समय क्या रहेगा? निसार 743 किलोमीटर की सूर्य समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा में काम करेगा। मतलब लियो जो है उसमें काम करेगा और इसका मिशन है जीवन कम से कम 3 वर्ष तक है। मतलब कि ये कम से कम 3 वर्ष तक अध्ययन करेगा कि क्या कुछ पृथ्वी में बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन देखे जा रहे हैं या फिर प्राकृतिक आपदाएं कैसे आ रही हैं, उनके क्या कारण है, सारा कुछ उसको अच्छे से ऑब्जर्व इवैल्यूएशन किया जाएगा। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है, 2 हाफ डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स राइट फॉर बीपी कंट्रोल इन इंडियंस। तो स्टडी एक अध्ययन किया गया जिसमें ये पाया गया कि 2 जो दवाइयाँ हैं उसकी अगर हाफ डोज दी जाती है तो उससे बीपी कंट्रोल हो सकता है। भारतीयों में रक्तचाप नियंत्रण यानी कि बीपी कंट्रोल, कई बार क्या होता है कि बीपी बढ़ना या कम होना ये आजकल आम बात हो चुकी है। रक्तचाप नियंत्रण के लिए 2 आदि खुराक वाली दवाओं का संयोजन पर हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि रणनीतिक, प्रभावी और सुरक्षित हो सकती है। मतलब कि ये सेफ है ऐसा कहा जा रहा है। इसमें 2 अलग अलग दवाओं की कम खुराक का उपयोग किया जाएगा जो कि एकल दवा की पूरी खुराक की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकता है। मतलब जहां पर हमें पूरी एक खुराक लेनी पड़ती है वहीं पर हमें 2 अलग अलग प्रकार की दवाओं का आधी खुराक लेने पर भी बीपी कंट्रोल अच्छे से हो सकता है और ये दवाइयाँ सुरक्षित भी हैं।
अध्ययन क्या हुआ, अध्ययन से क्या पता चला? लैसेंट और जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन जैसे स्रोतों में इसको पब्लिश किया गया है कि 2 दवाओं की आधी खुराक जैसे कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अवरोधक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डाययूरेटिक का संयोजन, यानी कि ये दवाइयों को आपस में मिलाकर उच्च रक्तचाप को, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकता है। ये दृष्टिकोण जो साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकता है और रक्तचाप को सामान्य स्तर पर लाने में मदद करेगा। मतलब कि ये जो है इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा नहीं है और जो बीपी होगा वो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। भारतीय आबादी में जहां पर उच्च रक्तचाप की व्यापकता लगभग 30% है, रणनीति विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है क्योंकि यह दवा की सहनशीलता को बढ़ाती है। इसके लाभ क्या हो सकते हैं? कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। आधी खुराक के कारण दवाओं के जो दुष्प्रभाव, जिसमें क्या होता है जब साइड इफ़ेक्ट होता है, चक्कर आते हैं, थकान महसूस होती है या फिर घबराहट होती है, तो ऐसे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे, बेहतर अनुपालन होगा। मरीज कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ दवाओं का नियमित सेवन करने के लिए प्रेरित रहेंगे। लागत प्रभावी है, यानी कि भारत जैसे देश में जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की लागत महत्वपूर्ण है, मतलब कॉस्ट कितनी ज़्यादा है इसकी, इसमें कम खुराक वाली दवाएं आर्थिक रूप से भी लाभकारी हो सकती हैं। मतलब इनका जो प्राइस है वो भी कम रहेगा। नॉर्मली लोग भी इसको बाय कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में भारतीयों में उच्च रक्तचाप के कारणों में अनियमित जीवन शैली रहती है कि लोगों का इरेगुलर जो रूटीन रहता है, तनाव होता है, नमक का ज़्यादा सेवन करना, नमक लोग अगर ज़्यादा खा लेते हैं उससे भी बीपी बढ़ जाता है और मोटापा शामिल है। तो ऐसे जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि 2 दवाओं का संयोजन जैसे कि टेलिमसॉर्टन और एम्लोडिपिन, ये 2 दवाएं हैं, भारतीय मरीजों में रक्तचाप को 130/80 mmHg से नीचे लाने में प्रभावी रहा है। मतलब 130 जिसका बीपी हो गया उससे कम करने में ये काफ़ी अच्छा मतलब प्रभावी रहा है। खास करके जब सिस्टोलिक दबाव यानी कि 20 या फिर डायस्टोलिक दबाव 10 से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में स्टडी की गई है तो पाया गया कि ये जो 2 दवाई हैं टेलिमसॉर्टन और एम्लोडिपिन, तो इनके जो मतलब इनको आपस में इनकी आधी खुराक लेने से जो बीपी वो कंट्रोल हो गया था आसानी से। इसके अलावा इसकी कुछ सावधानियां भी रहेंगी। दवाओं का जो चयन करना होगा या फिर खुराक चिकित्सक की सलाह पर ही आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी मरीज दवाई ली और ये आधी खुराक लेकर खा ले, ऐसा नहीं होता। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक मरीज की जो स्थिति है वो अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि घर में अगर 2 व्यक्तियों का बीपी अप हो चुका है, मतलब हाई हो चुका है, तो जो दवाई इसको दी गई वही दवाई सेम इसको, हो सकता है इसकी कुछ स्थिति अलग हो, इसकी कुछ स्थिति अलग हो। तो इसी तरह से दवाइयों को यूज़ करने में काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। नियमित रक्तचाप की निगरानी और गुर्दे के काम जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन की जांच आवश्यक है क्योंकि कुछ दवाएं जैसे कि एस अवरोधक गुर्दे के पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे कुछ बाकी की बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि गुर्दे पर कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसी दवाइयाँ हमें अच्छी निगरानी के साथ या डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। जीवन शैली में बदलाव, दवाइयों के साथ साथ कम नमक वाला खाना खाना चाहिए या फिर नियमित व्यायाम जो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तनाव प्रबंधन वजन को कंट्रोल करने के लिए और बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। तो अगर हम अपने रूटीन को ही अच्छा कर लें, हम अपनी जीवन शैली को ही बहुत अच्छा बना लें, तो उससे भी हमें दवाइयों के बिना भी हम हर एक बीमारी से निपट सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, इतनी ही थी। तो मिलते हैं दोस्तों कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।